नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवप्रसन्नी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। चुनावी मौसम शुरू होते ही तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर बारिश की तरह बरसना शुरू कर दिया है। कल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर तंज कसा बल्कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर कड़ा प्रहार किया और अपनी भाषा की मर्यादा को भूल गए। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहते हैं मुख्यमंत्री ने रेलवे भवन के सामने धरना किया था, मैंने धरना किया था, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी। मेरा धरना पसंद आया दिल्ली के लोगों को। मनोज तिवारी कहता है कि दिल्ली के लोगों को हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि धरना करा था। ममता बनर्जी ने धरना करा था तो वेस्ट बंगाल को भी अब आधा राज्य बना दो। गुजरात में मोदी ने धरना करा था, नर्मदा के पानी के लिए 2 दिन धरना करा था, अब गुजरात को भी आधा राज्य बना दो। चंद्रबाबू नायडू ने धरना करा था स्पेशल स्टेटस के लिए, आंध्र प्रदेश को भी आधा राज्य बना दो। बिहार में नीतीश कुमार ने धरना करा था अपने स्पेशल स्टेटस के लिए, उसको भी आधा राज्य बना दो। अरे तुम होते कौन हो? तो दिल्ली को पूरा राज्य देने वाले तुम्हारे बाप की दिल्ली है। लेकिन केजरीवाल के इस विवादित बयान के बाद किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने इस पर पलटवार किया है, सुनिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, वो व्यक्ति कोई कानून को मानने वाला नहीं है। उसकी जबान से कभी कोई अच्छा शब्द नहीं निकलता। वो कहते हैं ना हमारे में, अगर किसी गटर का ढक्कन खोलोगे तो उसके बीच में से कोई अच्छी चीज़ तो निकलेगी नहीं। केजरीवाल का जब जब मुंह खुला उसके मुंह से यही गलत उल चुलूल बातें निकली हैं, गाली गलौच निकला है। वो व्यक्ति संविधान को मानने वाला नहीं है। वो व्यक्ति किसी को मर्यादित भाषा में बात करने वाला नहीं है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो उसको आती ही नहीं है। उस व्यक्ति के विषय में कुछ कहना है तो सारी दुनिया देख रही है। आज पूरा दिल्ली प्रदेश उससे इतना त्रस्त है क्योंकि वो व्यक्ति एक स्वराज के नाम पर जनता को बरगलाकर सत्ता में हासिल करी उसने। आज जो दिल्ली की जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी भी कार्य में देख लो, वो व्यक्ति ने हमेशा यहाँ बातों का जाल बुना है। उस व्यक्ति ने दिल्ली को ठगा है। आज दिल्ली वाले उसको माफ करने के मूड में नहीं है। दिल्ली लगभग 20 साल पीछे चली गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने भी ये वीडियो देखा जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके बारे में और उनके पिताजी के बारे में किस प्रकार से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मैं इसे अपशब्द कहूँगा। हम अपने पिताजी को और केजरीवाल साहब के पिताजी को भी पिताजी ही कहेंगे क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे सम्मानित हैं। और जहाँ तक सवाल है केजरीवाल साहब के ये पूछने का कि क्या दिल्ली मनोज तिवारी जी के पिताजी की है, तो मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, हाँ, दिल्ली मनोज तिवारी के पिताजी की है। और केवल मनोज तिवारी जी के नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जन्मे किसी भी व्यक्ति के पिताजी की दिल्ली है। किसी भी व्यक्ति के पिताजी का देश है। ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है। ये हमारी जो भारत माता की जब हम बात करते हैं, यह वंदन की भूमि है, यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। इस देश के अंदर जो हमने इसकी पावन धरा पे जन्म लिया है, इस देश के हर हिस्से के अंदर हमारा पूरा अधिकार है। ये हमारे बुजुर्गों की भूमि है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। और निश्चित रूप से जब हम अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पिताजी आते हैं, उसके बाद हमारे दादाजी आते हैं, उसके बाद परदादा आते हैं, उसके बाद आगे आता है। तो ये भूमि मनोज तिवारी के पिताजी की है, ये भूमि केजरीवाल साहब आपके पिताजी की भी है और ये भूमि मेरे पिताजी की भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ तक ही नहीं रुके। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे को भी नहीं बख्शा। उनके बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। मुझे बेहद दुख होता है मदन लाल खुराना जी, जिन्होंने पूर्ण राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, असेंबली के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मेरी औकात एक चपरासी जितनी भी नहीं है। वो पूर्ण राज्य के लिए लड़ाई करते करते शहीद हो गए मदन लाल खुराना जी। आज उनका बेटा भाजपा से एक सांसद की टिकट लेने के लिए अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है। अगर मदन लाल खुराना जी की आत्मा ऊपर आसमान से देख रही होगी
होगी तो आंसू बहा रही होगी कि उनका बेटा इस तरह से अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है। इसका जवाब भी बीजेपी के नेताओं ने दिया और ये याद दिलाया कि किस तरीके से खुराना जी ने दिल्ली के लिए काम किया। देखिए, खुराना जी जैसा बनने के लिए उसको कम से कम 10-20 जन्म और लेने पड़ेंगे। खुराना जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट से भी काम लिया। वो व्यक्तित्व की कार्यशैली इसके खानदान में कभी कोई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति दिल्ली का राजा था और उस व्यक्ति ने ये नहीं पहले डिस्प्यूटेड चीज़ों के पीछे पड़ जाए, पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। उस व्यक्ति ने मांग करी, लेकिन दिल्ली की परिस्थितियाँ कुछ इस हाल में है, लेकिन उन्होंने कभी काम से नहीं भागा। उन्होंने दिल्ली के लिए जो डेवलपमेंट करी, आज जो ये हम मेट्रो देख रहे हैं, ये खुराना जी की देन है। उनके समय में जब वो जापान में गए थे टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, तब उन्होंने कोई ये नहीं कहा था पहले जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होगा मैं काम नहीं करूंगा, दिल्ली वासियों को। आज वो व्यक्ति किससे नहीं लड़ रहा? ब्यूरोक्रेसी से उसकी लड़ाई, एलजी से उसकी लड़ाई, विपक्षी पार्टियों से तो लड़ाई है ही है उसकी। कौन ऐसा व्यक्ति है दिल्ली में जिससे उसकी लड़ाई ना हो? वो व्यक्ति, अरे जो चीज़ तुम्हारे पास पहले है पहले उसको तो निपटा लो, उसको तो तुम पूरा कर लो। तुम्हारे पास डीडीए है, डीडीए में काम कर लो। तुम्हारे पास दुनिया भर के काम करने के वो है, पुल बनाओ, कुछ दिल्ली में विकास का काम करो। वो तो है नहीं, पहले ही डिस्प्यूटेड चीज़ के पीछे पड़ गया। अरे दिल्ली राज्य का पूरा दर्जा सारे लगे हुए हैं, कांग्रेस भी कह रही थी, बीजेपी भी कह रही थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं कोई काम नहीं करूँगा। आज जब उसका जवाबदेही आई है, आज एमपी का चुनाव आ गया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया, अब उसको सिर्फ एक चीज़ नजर आ रही है, मैं दिल्ली का पूरा राज्य दर्जे। अब वो काम अपने नहीं बता रहा, मैंने 5 साल में दिल्ली को ठगा, मैंने एक कॉलेज नहीं खोला, मैंने महिलाओं के लिए जो बस में वो लगाने थे मार्शल वो नहीं लगाए, मैंने एक स्कूल नहीं खोला, मैंने एक हॉस्पिटल नहीं खोला। वो उस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दो जी, पूर्ण राज्य का दर्जा जब होगा, जब दिल्ली में होगा तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं कोई काम नहीं करूंगा। आज देखिए, खुराना जी की आत्मा को तो निश्चित रूप से खेद पहुंचा होगा, परंतु इस बात से नहीं कि खुराना जी के पुत्र क्या कर रहे हैं, इस बात से कि जिस दिल्ली को उन्होंने सजाया था, जिस दिल्ली को उन्होंने संवारा था, जिस दिल्ली को उन्होंने विकास की ओर आगे बढ़ाया था, उस दिल्ली पे आज कौन सा व्यक्ति राज कर रहा है? वो व्यक्ति जो पहले दिन से झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति जो कहता था मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, उसने राजनीतिक दल बनाया। वो व्यक्ति कहता था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसने चुनाव लड़ा। वो व्यक्ति कहता था मैं अगर जीत गया तो मैं सैलरी नहीं लूँगा, उसने सैलरी ली। वो कहता था मैं घर नहीं लूँगा, उसने घर लिया। वो कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, उसने सिक्योरिटी ली। उसने जितनी बातें कही, उसके बाद दिल्ली वालों के साथ जो उसने विश्वासघात किया, कहाँ है वो फ्री वाईफाई, कहाँ है वो बसों में गार्ड, कहाँ है वो नई बसें, कहाँ है वो नए स्कूल, कहाँ है वो नए कॉलेज, कहाँ है वो नए कानून नियमों की जिनकी वो बात करते थे? खुराना जी की आत्मा को अगर वास्तव में आज कोई दुख हो रहा होगा तो इस बात का दुख हो रहा होगा कि मेरी दिल्ली आज किस हाथ में है। जिस दिल्ली को वो मंदिर कहा करते थे, जिस दिल्ली वासियों को वो देवता कहा करते थे, जिनका वो खुद को पुजारी कहा करते थे, आज वो कैसे हाथों में खेल रही है। और केजरीवाल साहब, खुराना जी के आत्मा की आप बात करते हैं, आप अपने परिवार में जाके पूछिए कि आज आपके बच्चों को कितना दुख हो रहा होगा कि किस प्रकार हमारे पिताजी ने हमारी झूठी कसम खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ मिलकर ना सरकार बनाऊंगा, ना समर्थन दूंगा, ना समर्थन लूँगा, और उसके बाद भी आपने सरकार बनाई। बच्चे भी सोच रहे होंगे कि पिताजी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, राजनीति में आप इतना नीचे कैसे गिर गए, आपको किसने कहा था हमारी कसम खाने के लिए, और अगर कसम खा ही ली थी तो किसने कहा था ना निभाने के लिए। सत्ता के लालच में आप इतने अंधे हो गए, एक के बाद एक ऐसी बातें कहते चले गए जो आप जानते थे कि आप नहीं निभा सकते। जब आप दिल्ली के पूर्ण राज्य की बात करते हैं तो जो संविधानिक संस्था है, संविधान के अनुरूप टेबल के ऊपर बैठ करके जो चीज़ें हो सकती हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब खुराना जी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे बहुत से अधिकार थे जो उस समय दिल्ली सरकार के पास नहीं थे, परंतु खुराना जी ने उस समय की कांग्रेस की सरकार के साथ बैठकर उनसे बातचीत करके समस्या को सुलझा करके इसका हल निकाला। डीडीए दिल्ली के पास, डीडीए के अलावा उसके अंदर जल बोर्ड,
उसके अंदर ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, लोकल बॉडीज़ के पास थी, परंतु वो उन्होंने अधिकार लिए और उनके ऊपर काम किया और दिल्ली को विकास की दिशा में अग्रसर किया। क्या मेट्रो लाना खुराना जी के अधिकार में था, परंतु केंद्र को विश्वास में लिया, दिल्ली में मेट्रो लाए। जब हम बात करते हैं खुराना जी से भी अगर पहले चले जाएं, तो जब विजय कुमार मल्होत्रा जी दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे तो दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर उन्होंने बनाने शुरू किए थे। अरे उस समय तो कुछ भी अधिकार नहीं थे। आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, सच्चे मन से प्रयास कीजिए, काम करने का प्रयास कीजिए। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिस देश का प्रधानमंत्री हो और जिसे देश की इतनी चिंता हो, विकास की तरफ वो देश को ले जाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं आपका समर्थन करेंगे। परंतु आपको तय करना है कि आपको समर्थन लेना है कि नहीं लेना है। ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाइए, सभी सांसदों को बुलाइए, सबको विश्वास में लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से जब पूर्ण राज्य की बात आएगी तो संविधान के अनुरूप उसके अंदर जो भी संभव होगा हम उसके अंदर आपका सहयोग करेंगे, परंतु सिस्टम से करेंगे। तो वहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी आग के हवाले कर दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर भी पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी से ये काम ले सकता ना। मोदी जी तो विकास के महान पुरुष है। जो उन्होंने 4.5 साल में 5 साल में करके दिखा दिया, पिछले 50 सालों में नहीं हुआ ऐसा। अगर ये चाहता, ये इसकी कोई नीयत होती काम करने की, मोदी जी का तो दरवाजा हमेशा विकास के लिए खुला हुआ है। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे इन्होंने करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए के काम ना किए हों। इस व्यक्ति को काम लेना ही नहीं आता। किस व्यक्ति से कैसे काम लेना है, कैसे हमने समाज के लिए काम करना है, मिल के काम करने की जो भावना है उसके बीच में है ही नहीं। मैंने कहा ना, खुराना जी ने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, उनसे मिलके एसपी चौहान जी आते थे, उनके पास काम करो, उनके कार्यक्रम में बुलाते थे। एक समाज के लिए जब कोई हमने काम करना है तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें काम करना पड़ेगा, तब हम क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने प्रदेश का काम कर सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति में कोई कला ही नहीं। इस व्यक्ति में लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, चाहे वो किसी से भी लड़नी हो। इस व्यक्ति से तो भैया जी, इस व्यक्ति के बारे में बात करना भी अपने आप को गुनाह करना वाली बात। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि केजरीवाल साहब, आपने भाजपा का मैनिफेस्टो जलाया और ये कह करके जलाया कि भाजपा ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। पहले अपने अंदर तो झांक लो कि आपने दिल्ली की जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे किए। आप अपने कामों की तरफ ध्यान दीजिए। दिल्ली में केजरीवाल साहब आपकी सरकार है। जब आप अपने काम पूरे कर लें तो देखिए कि दूसरे ने क्या किया और क्या नहीं किया। हमने तो आपका मैनिफेस्टो नहीं जलाया, हम तो आपको बार बार याद दिला रहे हैं केजरीवाल साहब, दिल्ली के लिए आपके वायदे, दिल्ली में जितने भी विकास कार्य हुए वो केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए। आपने कोई नई अचीवमेंट नहीं की है, आपकी कोई नई उपलब्धि नहीं है। क्या उपलब्धियां लेकर आप दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे? क्या उपलब्धियां लेकर आप दिल्ली की जनता से वोट मांगेंगे? दिल्ली की जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम आपके सामने आएंगे और आपको पता लगेगा कि आप एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता आपके साथ नहीं है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हर संभव हराने की कोशिश कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान राहुल गांधी को हरियाणा में गठबंधन का प्रस्ताव दे दिया। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे। और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो केजरीवाल की तरफ से एक बार फिर कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाने के बाद बीजेपी ने अब ये सवाल किया है कि दिल्ली में इतनी सीटें जीतने के बाद भी आखिर आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो कांग्रेस के तलवे चाट रही है। दिल्ली में से 70 में से 67 सीटें इसके पास हो और कांग्रेस के तलवे चाट रहे। जब जिसके पास 67 सीटें हो वो क्यों आप एमपी के चुनाव के लिए उसको गिड़गिड़ा रहा है, मेरे साथ वो करो। कभी अब वो दिल्ली में नहीं बनी तो हरियाणा में चल रहा है, मेरे साथ करो। क्यों गिड़गिड़ा रहा है तू? तो इसी कांग्रेस को, ये मुख्यमंत्री को, जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री कह रहा था 150 पन्नों का मेरे पास, इसके पास चिट्ठा है, आज उसी से तू समर्थन मांग रहा है, उसी से तू वो कर रहा है, गठबंधन कर रहा है। आज इस व्यक्ति का कोई दीन धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। और इस बार इसको धरती चटाने के काम जो दिल्ली की जनता ने कर रखा है, सोच रखा है, इसके सामने कहता है, हमारे बीच में कहता है नाई कितने वाले भी 4 दिन में सामने आ जाएंगे। देखिए, आप ये समझिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जो हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। अभी भी मैं कह रहा हूँ
कि वो कुछ भी कहते रहे। केजरीवाल साहब, आपको ऐसी क्या आवश्यकता है कि आप हरियाणा में आ जाइए, आप दिल्ली में आ जाइए। जब आपके साथ वो समझौता नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि केंद्र की तरफ से कभी आप ममता दीदी से, कभी आप चंद्रबाबू जी से। देखिए, बीजेपी की संस्कृति और केजरीवाल की संस्कृति। केजरीवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहते हैं कि तेरे बाप की, और हम कहते हैं ममता जी, चंद्रबाबू जी, केजरीवाल जी, आपके पिताजी। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के। मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता भी जी लगा करके बात कर रहा है, और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अबे तबे वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से असंसदीय भाषा कहा जाएगा। आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब उस समय दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, हमारे पास केवल 5 सीटें कम थी, और हमें ये कहा गया था कि आप सरकार बनाना चाहें तो आम आदमी पार्टी के ही बहुत से विधायक हमारे पास आना चाहते थे। और हमारे दिल्ली के उस समय के अध्यक्ष हर्षवर्धन जी ने ये कहा था कि जब तक हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा हम सरकार नहीं बनाएंगे। हम तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। जिनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, उनके सहयोग से हम सरकार नहीं बनाएंगे। आपने कांग्रेस के साथ सहयोग किया, आपने उनका सहयोग लिया, आपने सरकार बनाई। अरे वो कहाँ है आपके 1600 पेज के दस्तावेज जो आप कहते थे कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा? वो कहाँ हैं आपके कागजात जो कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करते थे? अरे केजरीवाल साहब, सोचो, जागो जागो केजरीवाल साहब। और ये जो आपके बयान हैं, ये जो आपके हालात हैं, अपने आप को संभालो। अगर यही आलम रहा तुम्हारी घबराहट का, तो तुम्हारी दासता तक ना होगी। आने वाले समय के अंदर इतिहास आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद नहीं करेगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में याद नहीं करेगा। आपकी छवि ऐसी नहीं है कि दिल्ली की जनता आपको दोबारा वोट दे। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर राजनीति के चक्कर में ये नेता अपनी भाषा की मर्यादा को क्यों भूल रहे हैं। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली नाइट राइट।